हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। तो दोस्तों, जो हमने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ शुरू की थी उसका सेकंड पार्ट में लेके आया हूँ। आई होप ये आपको एग्ज़ाम में कुछ आपकी हेल्प कर पाए। साथ ही साथ मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। सो द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सी है जो अकाउंटिंग की सब फील्ड में नहीं आती? ए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बी कॉस्ट अकाउंटिंग, सी बुक कीपिंग, डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये अकाउंटिंग की सब फील्ड में आती है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी अकाउंटिंग की सब फील्ड में आती है, लेकिन बुक कीपिंग जो है ये अकाउंटिंग की सब फील्ड में नहीं आती। इट इज़ ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का एक हिस्सा है, इसकी सब फील्ड नहीं है। सो द राइट आंसर इज बुक कीपिंग, जो कि अकाउंटिंग की सब फील्ड में नहीं आती। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। आप इसको पर्पस मत पढ़िए, रीड इट प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें ये सब आते हैं सिर्फ एक को छोड़कर। कौन सा है जो एक जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस में नहीं आता? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास जो अवेलेबल हैं, ए इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड्स द इफेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है और इंटरप्रेट करती है, उनके रिजल्ट निकालती है। तो ये तो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक पार्ट है, ये तो आता है। बी क्लासीफाई द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स। क्लासिफिकेशन की जाती है अकाउंटिंग प्रोसेस में। क्लासिफिकेशन का मतलब मैंने बताया था, पोस्टिंग इनटू लेजर्स। जब हम अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं, ताकि हम आगे अकाउंटिंग कर सकें, ट्रायल बैलेंस बना सकें, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम बना सकें। तो ये भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। सी इज डिक्टेट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ट्रांजेक्शन दैट द एंटरप्राइज में एंगेज, कि हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ये कुछ स्पेसिफिक टाइप की ट्रांजेक्शन के बारे में ही बात करती है, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करती है, जो कि गलत है। हमारी अकाउंटिंग जो है, हम जो अकाउंटिंग करते हैं अपने बिजनेस में, जो भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसमें हर तरह की जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिकॉर्ड होती हैं, चाहे वो स्पेसिफिक है ना या नॉन स्पेसिफिक। हम हर तरह की ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर, कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करती, वो हर तरह की ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है वो रिकॉर्ड करती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1। ए बी सी तीन पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ बी, जब बी रिटायर हुआ, गुडविल वाज वैल्यूड एट 30,000। जो फर्म की गुडविल थी वो 30,000 थी। फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड सी टू कंपनसेट बी। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ लो कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके हिस्से की गुडविल उसको दी जाती है, और वो कौन देता है? जो पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को। जैसे यहाँ पे तीन पार्टनर हैं, ए बी सी। बी रिटायर हो गया तो ए और सी बिजनेस को अब कंटिन्यू करेंगे। तो बी क्योंकि पार्टनरशिप छोड़कर जा रहा है तो उसके हिस्से की गुडविल उसको दे दी जाती है। और किस रेशो में दी जाती है? जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर गेन करेंगे। वो जो शेयर छोड़ के जाएगा ए और सी को मिलेगा, तो जिस रेशो में गेन करेंगे। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि पार्टनर्स बी का शेयर किस रेशो में गेन करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर तीन पार्टनर हैं और एक जो है पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है, यहाँ पे बी जा रहा है, तो जो बी का शेयर है ये ए और सी आपस में बांटेंगे और इसी रेशो में बांटेंगे 2:1। तो ये मैंने बताया था, गेनिंग रेशो ना दी हो तो ओल्ड रेशो को ही आपने गेनिंग रेशो मान लेना है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आपको जो गुडविल दी गई है, ये गुडविल 30,000 फर्म की गुडविल है तीनों की। हमें तो सिर्फ बी का शेयर निकालना है जो रिटायर हो रहा है। तो बी का शेयर कैसे निकालेंगे? आपकी जो 30,000 गुडविल है उसमें बी का शेयर, बी की शेयरिंग रेशो 2/5। तो अगर आप इसको 2/5 कर लोगे तो 6 के साथ इसको डिवाइड किया, 30 को 5 6 30 और मल्टीप्लाई कर लिया 6,000 को 2 के साथ, तो 12,000 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया कि बी का शेयर जो है वो 12,000 है। अब ये 12,000 ए और सी देंगे, और अभी मैंने बताया किस रेशो में देंगे? 2:1 की रेशो में। ठीक है, तो चलिए इस 12,000 को 2:1 की रेशो में हम बांट के देख लेते हैं। तो 12,000 इंटू 2:1 मतलब 2/3। 2:1 नीचे मैंने कहा था टोटल आता है दोनों का, 2 और 1 3। तो 4,000 जो शेयर है, सॉरी 4,000 इंटू 2, 8,000 ए देगा
और बाकी का बचा 4000 बी देगा। तो रेशो क्या होनी चाहिए 8 and 4000, 8000 and 4000। सो हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए दैट विल बी बी, कि जो बी का शेयर है वो ए और सी 8000 and 4000 की अमाउंट जो है उसको पे करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। ए और बी पार्टनर हैं जिनकी शेयरिंग रेशियो 2:3 है। दे एडमिटेड सी गिविंग हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी नया पार्टनर है जिसको 1/5 शेयर देना है। द न्यू रेशियो विल बी, तो ये मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें एक नया पार्टनर आ रहा है लेकिन ये नहीं बताया गया कि नए पार्टनर को जो शेयर देंगे ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में देंगे, तो ओल्ड रेशियो ही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहती है और ओल्ड रेशियो ही आपकी न्यू रेशियो भी रहती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओल्ड रेशियो 2:3 है। हम देख लेते हैं इन ऑप्शंस में 2:3 रेशियो कोई आ रही है। हाँ, तो देखो आप फर्स्ट जो ऑप्शन है ए, इसमें 2:3, पहले दो की देखनी है, ये आ रही है। तो मैंने अभी बता दिया कि इन केस सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं बताया कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेगा सी को अकोमोडेट करने के लिए या फिर नए पार्टनर को अकोमोडेट करने के लिए। उस केस में जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहती है और वही न्यू रेशियो रहती है, तो 2:3। हाँ, ये है कि अगर मान लो एक और किसी और ऑप्शन में मान लो सी में भी 2:3 दिया होता है और यहाँ पे लास्ट वाली चेंज होती, तब आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपने जो ओल्ड पार्टनर उनकी रेशो देखनी है और ऑप्शंस में अगर कोई वो रेशो दिख रही है आपकी तो सीधा आप उसको टिक कर दो, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन ए पार्टनर इज गिवन ए गारंटी बाय अदर पार्टनर, लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बॉर्न बाय। देखिए पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक पार्टनर कभी किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है। गारंटी किस चीज़ की देता है कि वो गारंटी लेता है कि जो दूसरा पार्टनर है, मान लो ए ने बी को गारंटी दी कि बी का जो शेयर है वो 10,000 से कम नहीं होगा। तो मान लो अगर बी का शेयर 10,000 से कम आया, सपोज करो बी का शेयर 8,000 आया, तो ए ने गारंटी दी थी, तो वो जो 10 में से 8 आप माइनस कर दो, जो 2,000 उसको कम मिल रहा है बी को, वो फिर ए पे करेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि मान लो अगर मैं किसी पार्टनर को गारंटी देता हूँ कि उसका जो साल का शेयर है वो 10,000 होगा, लेकिन सपोज़ करो कि उसका शेयर 10,000 के बजाय सिर्फ 9,000 आता है, तो मैंने तो गारंटी 10,000 की दी है, तो 1,000 मैं अपनी पॉकेट से उसको पे करूँगा। ये गारंटी का मतलब होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, व्हेन ए पार्टनर इज गिवन ए गारंटी, जब एक पार्टनर को गारंटी दी जाती है बाय अदर पार्टनर, किसी दूसरे पार्टनर द्वारा, लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बॉर्न। तो लॉस कौन बॉर्न करेगा, तो मैंने अभी बता दिया भाई, जो पार्टनर गारंटी दे रहा है लॉस भी वही बॉर्न करेगा। सो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ए पार्टनर हु गेव गारंटी, बी ऑल द अदर पार्टनर्स, सी पार्टनरशिप फर्म, डी नन ऑफ दिस। तो मैंने अभी बताया कि जो पार्टनर गारंटी देगा वही लॉस भी बेयर करेगा। सो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर द फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़कर। ए नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस भी हमारी जो गुडविल है उसको इफेक्ट करता है। बी एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट भी हमारी गुडविल को, बिजनेस की गुडविल को इफेक्ट करती है। सी लोकेशन ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की जो लोकेशन है वो हमारे बिजनेस की गुडविल को इफेक्ट नहीं करती। सो राइट आंसर इज सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज प्री पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर हमने कोई इंश्योरेंस, हमारा जो एक्सपेंस है, हमने उसकी एडवांस पेमेंट कर दी, प्री पेमेंट कर दी, एडवांस में दे दिया, विल अपेयर इन द बैलेंस शीट एंड द इंश्योरेंस अकाउंट रिस्पेक्टिवली एज। वो बैलेंस शीट में और इंश्योरेंस अकाउंट में किस तरह से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए लाइबिलिटी एंड ए डेबिट बैलेंस, बी एन एसेट एंड ए क्रेडिट बैलेंस, सी एन एसेट एंड ए डेबिट बैलेंस, और डी ए लाइबिलिटी एंड क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले जब भी कोई हम एक एक्सपेंस एडवांस में पे करते हैं वो हमारे लिए एक एसेट होता है। तो पहला तो ये कि एक वो एसेट बैलेंस शीट में एसेट में आएगा, और दूसरा कि इंश्योरेंस जो हम एडवांस पे कर रहे हैं दोस्तों, अगर इसकी आप जर्नल एंट्री बनाओ तो क्या बनेगी, आपको आइडिया हो जाएगा। जब आप कोई एक्सपेंस एडवांस पे करते हो, प्रीपेड आपकी जर्नल एंट्री होती है, प्रीपेड वो जो एक्सपेंस कोई भी हो, अभी इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। तो मैंने कहा कि जो आपने इंश्योरेंस पे की, एक तो वो एसेट्स में आ जाएगी क्योंकि प्रीपेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो आपके एसेट्स भी होते हैं। दूसरा इंश्योरेंस, आप देखो यहाँ पे इंश्योरेंस टू मतलब क्या कर रहे हो, आप इसको क्रेडिट कर रहे हो। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि बैलेंस शीट में एसेट्स में आएगी और इंश्योरेंस अकाउंट जो हम बनाएंगे उसके क्रेडिट में आएगी। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन। तो ये आपका बी ऑप्शन, एन एसेट, बैलेंस शीट में एज एन एसेट आएगा और इंश्योरेंस अकाउंट में एज ए क्रेडिट बैलेंस उसको हम शो करेंगे। सो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे।
नेक्स्ट इज when the balance as per cash book is the starting point, direct deposit by customer are। अगर हम जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका बैलेंस हम कैश बुक के बैलेंस से ले रहे हैं और कस्टमर ने सीधा हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवा दिया तो उसका इफेक्ट क्या होगा? ए एडिड, बी सब्ट्रैक्टेड, सी नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड, डी नीदर ऑफ द ए एंड बी। तो दोस्तों अगर हमारे अकाउंट में मान लो आपके कैश बुक में, आपके कैश बैलेंस में, ये आपका कैश बैलेंस है, ये आपका बैंक बैलेंस है, मान लो कि कैश बैलेंस में 10,000 था और बैंक बैलेंस में भी 10,000 था, ये दोनों मैच कर रहे थे। अब मान लो अगर किसी कस्टमर ने आपके बैंक बैलेंस में 2,000 रुपया डिपॉजिट कर दिया, इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस 2,000 इंक्रीज़ हो गया, तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे? अपना कैश बैलेंस भी 2,000 इंक्रीज़ करोगे सो दैट आपके कैश बैलेंस आपके बैंक बैलेंस के बराबर आ जाए। तो कभी भी कोई पैसा हमारे अकाउंट में अगर कोई डिपॉजिट कस्टमर डिपॉजिट कर दे या बैंक हमें कोई इंटरेस्ट दे दे तो उससे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होगा, तो अकॉर्डिंगली हमें अपना कैश बैलेंस भी इंक्रीज़ करना होता है। सो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऐड हो जाएगा जो हमारे कैश बुक का जो बैलेंस है उसमें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ऑल द फॉलोइंग आइटम्स आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन एक्सेप्ट। कहता है इनमें सारे जो हैं अकाउंटिंग अजम्पशंस में आते हैं सिर्फ एक को छोड़कर। वो कौन सा है? पढ़ लेते हैं। ए कंसिस्टेंसी, बी बिजनेस एंटिटी, सी गोइंग कंसर्न, डी एक्रूअल। सो फर्स्ट जो है कंसिस्टेंसी, ये अकाउंटिंग जो हमारी फंडामेंटल अजम्पशंस हैं उसमें नहीं आता। बाकी जितने भी तीन हैं अकाउंटिंग जो अजम्पशंस हैं उसमें सिर्फ तीन ही आते हैं, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न और एक्रूअल। बाकी सारे प्रिंसिपल्स में आते हैं। तो जो कंसिस्टेंसी है ये इसमें नहीं आता। सो राइट आंसर इज ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज फिक्स एसेट्स आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ। हम बिज़नेस में जो फिक्स एसेट यूज़ करते हैं या हमारे पास जो फिक्स एसेट रहते हैं उनका पर्पस क्या होता है? ए रीसेल यानी उनको दोबारा बेच देना, बी कन्वर्जन टू कैश यानी उनको कैश में कन्वर्ट कर लेना, सी अर्निंग रेवेन्यू मतलब इनकम अर्न करने के लिए, डी ऑल ऑफ दीज। तो फिक्स एसेट जो भी हम अपने बिजनेस में हमारे पास फिक्स एसेट रहते हैं वो हम फ्यूचर में अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमने रखे होते हैं। सो उनका पर्पस होता है अर्निंग रेवेन्यू, कि हम उससे अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी है या कोई प्लांट है उससे हम प्रोडक्शन करें, प्रोडक्ट बनाएं, उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचें और हमारी जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो। तो फिक्स एसेट हम फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज द कैपिटल ऑफ बी एंड डी आर 90,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली विद ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:1। बी और डी की जो कैपिटल है वो 90,000 और 30,000 है और शेयरिंग रेशियो उनकी 3:1 है। ए इज़ एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर एंड ब्रिंग्स 20,000 एज गुडविल। ए का शेयर 1/5 है और उसने 20,000 गुडविल लाई। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल फॉर द फर्म। फर्म की टोटल गुडविल क्या होगी? तो दोस्तों इसमें सिंपल आपने ये करना है कि जो ए का शेयर है 1/5 है। ए का शेयर, ए का जो शेयर है वो है 1/5 और ए की जो गुडविल है, एज गुडविल जो है वो है 20,000। अब अगर हमें टोटल गुडविल निकालनी है तो सिंपल क्या करो, फर्म की गुडविल क्या होगी? फर्म गुडविल आपने करना क्या है, जो नया पार्टनर ए है उसका जो शेयर है 20,000 गुडविल का, उसको उसके जो शेयर आ रहा है 1/5 जो उसको शेयर दिया जाएगा उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 1/5 का 5/1 हो जाएगा तो 20,000 इंटू 5 यानी अगर फर्म की गुडविल कितनी होगी? 1,00,000। तो सिंपल सी बात है, जितनी फर्म की गुडविल होती है जितना नए पार्टनर का शेयर होता है उतनी उसने गुडविल लानी है। तो अगर उसने 1/5 शेयर के लिए 20,000 गुडविल लाई, इसका मतलब फर्म की गुडविल कितनी थी? 1,00,000। तो वो कैसे निकालना है? जो नए पार्टनर की गुडविल है उसको मल्टीप्लाई कर लो उसका जो शेयर है उसके रेसिप्रोकल के साथ, तो वो फर्म की गुडविल बन जाएगी। सो राइट आंसर इज़ 1,00,000 एंड वो हमारा आंसर है ए पार्ट में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज़ अंडर कैपिटलाइजेशन बेसिस गुडविल इज़ कैलकुलेटेड बाय। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पे फॉर्मूलेज हैं। ए नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट, बी नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाइड बाय सुपर प्रॉफिट, सी समेशन ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट और डी सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो मैंने बताया था कि कैपिटलाइजेशन मेथड में जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट आता है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न के साथ।
तो रेसिप्रोकल कर लो या डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सो डी इज़ द राइट आंसर फॉर अस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज ए पार्टनर एक्ट्स एज डैश फॉर ए फर्म। एक पार्टनर फर्म के लिए कैसे काम कर सकता है? ए एजेंट, बी थर्ड पार्टी, सी एम्प्लॉय, डी नन ऑफ द अबव। तो मैंने बताया था कि जो एक पार्टनर है वो ओनर भी होता है और एजेंट भी होता है, एक एजेंट की तरह भी काम करता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज गुडविल ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर इन कैश फॉर ज्वाइनिंग इन ए पार्टनरशिप फर्म इज टेकन अवे बाय द ओल्ड पार्टनर इन देयर डैश रेशो। तो ये मैंने बताया था कि जब भी एक नया पार्टनर आता है तो वो अपने साथ कैपिटल के साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लाता है जिसको हम गुडविल कहते हैं, और वो गुडविल ओल्ड पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ए कैपिटल रेशो, बी न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो, सी सैक्रिफाइसिंग रेशो, डी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिस रेशो में वो सैक्रिफाइस करेंगे उसको शेयर देने के लिए, उसको एकोमोडेट करने के लिए, उसी रेशो में उसकी लाई हुई गुडविल वो आपस में बांट भी लेंगे। जिसने ज़्यादा सैक्रिफाइस किया उसको ज़्यादा शेयर मिलेगा, जिसने कम सैक्रिफाइस किया उसको कम शेयर मिलेगा। सो सैक्रिफाइसिंग रेशो में वो गुडविल आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड अप्लाई करके, और हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो है उसमें टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड वो हमें दे रखी है 8 लाख की। तो हमारी जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख है, रेट ऑफ रिटर्न 15% है, और एवरेज प्रॉफिट हमारा 12 लाख है। तो दोस्तों कैपिटलाइजेशन मेथड में हमें सबसे पहले चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक एवरेज प्रॉफिट और एक नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको यहाँ पे गिवन है ये वाला। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था, जो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, इनटू रेट ऑफ रिटर्न, ये आपका फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का। तो चलिए कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी है 8 लाख, और हमारी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो है 15%। तो अगर 8 लाख का 15% करोगे वो आएगा 1,20,000। तो ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट सबसे पहले। ठीक है, अब आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखो एवरेज प्रॉफिट, ये नीचे ये आपका एवरेज प्रॉफिट था, मैंने बताया था। तो चलिए एवरेज प्रॉफिट कितना आपका? 12 लाख, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। ठीक है, तो 12 लाख में से 1,20,000 आपने माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,80,000। ये आपका क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। तो निकाल लो गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है, जो भी सुपर प्रॉफिट है कितना है? 10,80,000। फॉर्मूला आपको याद ही होगा, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न आपका 15% है, इसका उल्टा कर लो 100/15। तो अगर आप करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 72 लाख। तो चलिए देख लेते हैं हमारा 72 लाख आंसर किस में है? सी पार्ट में है। सो राइट आंसर इज सी, यानी 72 लाख। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू बैलेंस शीट रिजल्ट्स इन। जो कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट है जब हम बैलेंस शीट में अप्लाई करते हैं तो उससे हमारी बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट आएगा? ए अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, बी ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, सी ओवर स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल, डी नन ऑफ दिस। देखिए सबसे पहले कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट कहता है कि हमें एक्सपेक्टेड गेन्स को कंसीडर नहीं करना होता, एक्सपेक्टेड लॉसेस को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेटर वो होते हैं जिनसे आपने पैसा लेना है। तो मान लो अगर आपने काफ़ी सारे लोगों से पैसा लेना है या काफ़ी सारे बिजनेस हाउसेस से पैसा लेना है, तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि उसमें से कुछ आपके बैड डेट्स हो सकते हैं, यानी ऐसा पैसा जो डूब जाए, जिसकी रिकवरी ना हो। तो मान लो अगर आपने 1,00,000 रुपया लेना है और आपको लगता है कि 5,000 उसमें से हमारा पैसा जो है वो रिकवर नहीं होगा, तो उसको कहते हैं प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, कि हमारे जो एक्सपेक्टेड बैड डेट्स हैं उसके लिए पहले से हमें प्रोविज़न बना लेना। तो 1,00,000 के डेटर में से अगर 5,000 हमारा प्रोविज़न बन जाता है बैड डेट्स के लिए कि ये पैसा हमें शायद रिकवर ना हो, तो आपके जो डेटर्स हैं वो 95,000 होंगे जो रिकवर होंगे। तो इसने क्या किया कि आपके डेटर्स जो कि आपका एक एसेट है उसको कम कर दिया, क्योंकि 1,00,000 था जिसमें से 5,000 आपका प्रोविज़न बन गया कि आपको ये शायद रिकवर ना हो, तो डेटर्स आपके 95,000 हो गए, मतलब एसेट्स आपके कम हो गए। सो ए इज़ द राइट आंसर कि अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, की एसेट्स को ये
उसकी अंडर स्टेटमेंट मतलब उसकी कम वैल्यू में दिखाता है बिकॉज ऑफ कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। सो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज कनिका एंटरप्राइज फॉलोज द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिशिएटिंग मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू। तो इसमें कहा कि जो कनिका एंटरप्राइज है वो अपनी मशीनरी की वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से ईयर आफ्टर ईयर में यानी हर साल सेम मेथड से अपनी मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो ये किस जो कंसेप्ट है उसमें आता है? ए कंपेरेबिलिटी, बी कन्वीनियंस, सी कंसिस्टेंसी, ऑल ऑफ दिस। देखिए हमारा जो कंसिस्टेंसी है ये कंसेप्ट हमें कहता है कि आपको जो अकाउंटिंग प्रोसेस आप शुरू कर रहे हो या जो भी आप अकाउंटिंग जिस टर्म पे आप अकाउंटिंग कर रहे हो आपको वो चेंज नहीं करनी। अगर आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हो तो हर साल आपको सेम मेथड फॉलो करना है। अगर आप कोई और मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हो तब भी आपको वो सेम रखना है, यानी आप बीच में अपने अकाउंटिंग के मेथड्स चेंज नहीं कर सकते। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हमें ये कहता है कि आपको जो मेथड आपने अडॉप्ट कर लिया एक बार, हर साल उसी मेथड से आपको अपनी अकाउंटिंग करनी है। सो कंसिस्टेंसी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज डेबिट बैलेंस इन द डिपॉजिटेड कैश बुक विल बी शोन एज। जो डिपॉजिटर की कैश बुक है उसका जो डेबिट बैलेंस है उसको हम कैसे शो करते हैं बैंक की स्टेटमेंट में? ए डेबिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, वो बैंक की स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस में शो होती है। बी क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में वो क्रेडिट बैलेंस में शो होती है। सी एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट, बैंक के स्टेटमेंट में ओवरड्राफ्ट में शो होती है। या डी नन ऑफ दिस। देखिए डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड जब बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है इट मीन्स आपका कैश जो बैंक में पड़ा है। तो आपका कैश जो बैंक में आपके पास पड़ा है वो आपके लिए एसेट है, और मैंने कहा था एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। लेकिन वही बैलेंस जब आपका बैंक में जाएगा तो बैंक के लिए वो आपकी एक लाइबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि वो आप बैंक का पैसा नहीं है, बैंक को आपको वापस करना है। तो आपका जो डेबिट बैलेंस है बैंक का वो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। क्यों क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा? क्योंकि बैंक के लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में आती हैं। इसलिए आपका डेबिट बैलेंस बैंक का क्रेडिट बैलेंस, बैंक का डेबिट बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। ये आपने याद रखना है, उलट होता है। सो राइट आंसर इज ए क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज पेमेंट मेड टू क्रेडिटर सब्जेक्ट टू कैश डिस्काउंट विल। अगर हमने किसी क्रेडिटर को पेमेंट की है, ठीक है, और हमें डिस्काउंट मिला है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ए रिड्यूस ए लाइबिलिटी, रिड्यूस एन एसेट एंड टू एक्सपेंस, कि हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, एसेट भी रिड्यूस होगा और एक्सपेंस भी रिड्यूस होगा। बी रिड्यूस ए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी कम होगी, ऐड टू एन एसेट, एसेट इंक्रीज होगा, ऐड टू रेवेन्यू। ये बेसिकली एंड नहीं है, ये सारे एंड को आप ऐड पढ़ोगे, ये भी आपका ऐड है नॉट एंड, ये भी ऐड है, तो ये एंड की जगह आप इसको ऐड पढ़ो। सो ऐड रिड्यूस ए लाइबिलिटी, बी पार्ट पढ़ रहा हूँ, रिड्यूस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आपकी कम होगी, ऐड टू एन एसेट, एसेट आपका इंक्रीज होगा, ऐड टू रेवेन्यू, रेवेन्यू आपका इंक्रीज होगा। सी रिड्यूस एन एसेट, एसेट की वैल्यू कम होगी, रिड्यूस ए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम होगी एंड ऐड टू रेवेन्यू। और डी रिड्यूस ए लाइबिलिटी, रिड्यूस एन एसेट एंड डिक्रीज एक्सपेंस। देखिए सबसे पहले जब आप किसी क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो आपकी एक लाइबिलिटी कम होगी, क्योंकि क्रेडिटर्स कौन है? जिनको आपने अभी पेमेंट करनी है, जिनसे आपने गुड्स खरीद रखी हैं, तो एक लाइबिलिटी कम होगी। तो एक लाइबिलिटी कम होगी, ये आंसर तो आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आपको डिस्काउंट मिला, अगर आपको डिस्काउंट मिला तो इसका मतलब आपकी इनकम है, और इनकम जब इंक्रीज होती हैं तो ऐड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस ए लाइबिलिटी, ठीक है, ये ठीक है। ऐड टू एन एसेट, सॉरी ये आपका गलत है, रिड्यूस ए लाइबिलिटी, रिड्यूस ए लाइबिलिटी, रिड्यूस एन एसेट, एक आपकी लाइबिलिटी भी कम होगी, आपका एसेट भी कम होगा। लाइबिलिटी क्यों कम होगी? क्योंकि जब आप क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो आपकी लाइबिलिटीज़ कम हो जाती हैं जब किसी को पेमेंट करते हो, क्योंकि आपको फ्यूचर में अब उसको वो पैसा नहीं देना। रिड्यूस एन एसेट, एसेट भी आपका कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो, इट मीन्स आपका जो कैश बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड ये एंड की वजह से सारा कन्फ्यूजन था, ये एंड नहीं है, ऐड टू रेवेन्यू, और आपकी इनकम इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी? क्योंकि आपको जो यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा होगा, जो कैश का डिस्काउंट मिल रहा है कि आपने इसका मतलब कम पेमेंट की है, इट मीन्स आपकी इनकम इंक्रीज हुई। अगर आपने किसी का 10,000 देना था, उसने 1,000 कम लिया, तो आपका एक तरह से 1,000 आपकी इनकम हो गई, तो आपकी इनकम इंक्रीज होती है। तो ये तीनों चीज़ें होंगी कि आपका
जो एसेट है वो रिड्यूस होगा क्योंकि कैश आपका कम हो जाएगा, पेमेंट कर रहे हो आप। लाइबिलिटी भी आपकी ऑफ कोर्स कम होगी क्योंकि अब आपको फ्यूचर में उसको पे नहीं करना। और ऐड टू रेवेन्यू, आपका रेवेन्यू जो है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी आपकी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी बिकॉज जो आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो आंसर इज सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज सेल्स इज इक्वल टू, सेल्स किसके बराबर होती है? ऑप्शंस आर ए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, बी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, सी ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, डी नेट प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो दोस्तों सेल किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट, अगर हमें सेल निकालनी है तो सिंपल, ये तो हम बचपन में पढ़ते आए हैं कि हमारी जो कॉस्ट है उसमें आप प्रॉफिट ऐड कर दो तो हमारी सेल हो जाएगी। तो कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर द न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एसेट्स आर लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट। जब बैलेंस शीट नए एग्रीमेंट के बाद बनती है तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं? ऑप्शंस आर ए ओरिजिनल वैल्यू, बी रीवैल्यूड फिगर, एट रियलाइजेबल वैल्यू और डी एट करंट कॉस्ट। तो जब भी एक बैलेंस शीट जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोबारा बनता है तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूड किया जाता है और जो नई बैलेंस शीट बनती है वो उन रिवैल्यूड फिगर पे बनती है, जिसके लिए आप रिवैल्यूशन अकाउंट भी आप बनाते हो, जो मैंने आपको सिखाया था। तो जो नई बैलेंस शीट बनती है वो रिवैल्यूड फिगर पे बनती है, दोबारा से वैल्यूशन करके जो फिगर्स आती हैं उस पर हम बनाते हैं। सो राइट आंसर इज बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। ए और बी पार्टनर हैं जिनकी शेयरिंग रेशो 3:2 है। They take C as the new partner who bring 25,000 against capital and 10,000 against goodwill. C एक नया पार्टनर है जिसने 25,000 कैपिटल और 10,000 गुडविल दी है। What is the share of goodwill for all partner? ये जो गुडविल है all partners आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो मैंने आपको आज ही बताया था कि अगर नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और किस रेशो में होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और क्वेश्चन में अगर सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं बताया होगा तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो रहेगी। सो इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो आपकी, इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो आपकी 3:2 ही रहेगी। अब गुडविल ने कितनी लाई? 10,000। अगर हम इसको 3:2 की रेशो में बांटें तो जो ए का शेयर है वो कितना होगा? 10,000 गुडविल है, ए का शेयर है 3/, नीचे आ जाएगा 5, 5 2 10, यानी ए का शेयर हो जाएगा 6,000, इसका मतलब बी का शेयर 4,000। तो देख लेते हैं इन ऑप्शंस में 6,000 और 4,000 कोई हमें दिखाई दे रही है? नहीं। इन ऑप्शंस में हमें 6,000 और 4,000 की कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रही। सो आंसर इज नन ऑफ दिस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल शुड बी फॉलोड। हम वेटेड एवरेज मेथड को कब फॉलो करते हैं? ए व्हेन प्रॉफिट हैज़ इंक्रीजिंग ट्रेंड, जब प्रॉफिट का इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है, मतलब हर साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। बी प्रॉफिट हैज़ डिक्रीजिंग ट्रेंड, कि जब प्रॉफिट का डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है या हर साल प्रॉफिट आपका कम हो रहा है। सी इधर ए और बी, दोनों में से कोई भी, और डी नन ऑफ दिस। तो याद रखना बच्चों कि आपका जो वेटेड एवरेज मेथड है वो तब हम फॉलो करते हैं जब या तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, यानी फ्लक्चुएशन ना हो कि कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज, या तो इंक्रीज ही हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों में हम वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करते हैं। सो आंसर इज सी, इधर ए और बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज सी डी ई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। तीन पार्टनर हैं, शेयरिंग रेशो 1/2, 1/3 और 1/6 है। डी रिटायर्ड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो बिटवीन सी एंड ई इज 3:2। डी रिटायर हो गया और न्यू रेशो 3:2 है। एंड द रिजर्व ऑफ 12,000 इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशो। और हमारे पास एक रिजर्व भी है जिसमें हमें पार्टनर्स में बांटना है। तो रिजर्व को तो सभी पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, वो पार्टनर भी जो रिटायर हो रहा है। तो और जितने भी रिजर्व्स होते हैं ये हमेशा ओल्ड रेशो में बांटे जाते हैं। तो अगर हम इस 12,000 को ओल्ड रेशो में बांटें तो ओल्ड रेशो हमारी थी, तो ये रही ओल्ड रेशो। तो अगर हम 12,000 में से सी का शेयर निकालें, अगर मैं सी का शेयर निकालूं 12,000 में, तो सी का शेयर 1/2 है, तो वो हो जाएगा 6,000। अगर मैं डी का शेयर निकालूं 12,000 में ओल्ड रेशो के हिसाब से, उसका शेयर 1/3 है, वो हो जाएगा 4,000। और ई का शेयर अगर मैं निकालूं 12,000 में तो उसका शेयर है 1/6, तो वो हो जाएगा 2,000। तो 6,000, 4,000, 2,000 हमारी ऑप्शन से देख लेते हैं। सी में 6,000, 4,000, 2,000 तीनों ही हैं। सो
सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंसीडर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या चीज़ कंसीडर नहीं करती? एसेट्स एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म, लाइबिलिटीज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म, एसेट्स एंड लाइबिलिटी एक्सप्रेस्ड इन नॉन मॉनेटरी टर्म। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज जो हम नॉन मॉनेटरी टर्म्स में हों, यानी जिनको हम वैल्यू नहीं कर सके, उनको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करती। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:3। ए और बी पार्टनर है जिनकी शेयरिंग रेशो 5:3 है। दे एडमिटेड सी एंड एग्रीड टू गिव हिम 3/10 ऑफ द प्रॉफिट। उन्होंने सी को एडमिट किया और उसको शेयर वो कितना देंगे? 3/10 ऑफ द प्रॉफिट। व्हाट इज़ द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो आफ्टर सी एडमिशन? ये मैंने आज पहले भी बताया कि अगर सेक्रीफाइस के बारे में कहीं नहीं बताया गया कि नया पार्टनर को कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कितना शेयर दे रहा है, तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो रहेगी। तो हम देख लेते हैं सिर्फ ओल्ड रेशो 5:3। पहले दो की देखेंगे। पहले दो की अगर देखें तो 5:3 रेशो जो बन रही है वो बी में बन रही है। अब देखो 30 बी पार्ट जो है 35:21। अगर आप इसको 7 के टेबल में डिवाइड करो, 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35, 5:3 इसमें आ रहा है, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ओल्ड रेशो और न्यू रेशो का कोई भी सिमिलर आंसर्स में उसका ऑप्शन मिलेगी तो आपने उसी को टिक कर देना है। सो राइट आंसर इज़ हेयर बी, 35:21:24। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन person who have agreed to share the profit of a business on by all or any one of them acting for by all is known। तो पार्टनर्स जो एग्री करते हैं कि अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो शेयर करेंगे, चाहे उसमें एक काम करें या सारे काम करें। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ए पार्टनरशिप, बी जॉइंट वेंचर, सी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं, जहाँ पे पार्टनर्स एग्री करते हैं कि वो एक बिज़नेस शुरू करेंगे जिसमें कोई एक या सभी पार्टनर्स इसमें जो है अपना रोल प्ले करेंगे या बिज़नेस की लुक आफ्टर करेंगे, तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज गुडविल ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर इन कैश फॉर ज्वाइनिंग इन पार्टनरशिप फर्म इज टेकन अवे बाय द ओल्ड पार्टनर इन देयर। नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है, ओल्ड पार्टनर उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज ए कंपनी विशेज टू अर्न 20% प्रॉफिट ऑन मार्जिन सेलिंग प्राइस। एक कंपनी 20% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे अर्न करना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट मार्क ऑन कॉस्ट? ये आपको मार्क ये ऑन कॉस्ट है, अपॉन कॉस्ट विच विल अचीव द रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन। तो उसको कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट रखना होगा ताकि उसको 20% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे हो। तो याद रखना बच्चों कि जब आपको प्रॉफिट किस पे पूछा गया है? सेलिंग प्राइस पे, और निकालने के लिए कहा गया कॉस्ट पे, तो आपने हमेशा क्या करना है, जो परसेंटेज आपने ऊपर लेनी है वो नीचे 100 में से माइनस कर देनी है। 20 है तो 100 - 20 इंटू जो भी आपका सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, सॉरी जो भी आपकी कॉस्ट होगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपका आंसर आएगा 20/80। अब 20/80 को अगर आप डिवाइड करो तो ये होता है 1/4, और 1/4 का मतलब क्या हो गया? 1/4 का मतलब हो गया 25%। लेकिन आपने कहाँ पे करना है ये चीज़ कहाँ करनी है कि अगर आपको सेलिंग प्राइस पे निकालना और आपके सामने कॉस्ट है, अगर आपके सामने सेलिंग प्राइस पे निकालना और आपके सामने सेलिंग प्राइस ही है, तब आपको सिंपली 20/100 ही करना है। 20/100 -20 तब करोगे जब आपको सेलिंग प्राइस पे कहा गया है, सेलिंग प्राइस पे बोला गया, लेकिन आपके सामने दी है कॉस्ट, तब आपको जो परसेंटेज ऊपर है वो नीचे 100 में से माइनस कर देनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बी 25%। नेक्स्ट इज द कैपिटल ऑफ ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली आर 90,000 एंड 30,000। ए और बी जो प्रॉफिट बांट रहे हैं उनकी जो कैपिटल है प्रॉफिट इक्वल बांट रही है, और उनकी कैपिटल 90,000 और 30,000 है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी का शेयर 1/5 है एंड ब्रिंग 20,000 एज गुडविल, और उसने 20,000 गुडविल लाई। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल फॉर द फर्म? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो रिपीट हो गया कि सी ने गुडविल लाई है, हम फर्म की टोटल गुडविल दिखानी है। तो जो भी सी का शेयर है, जो भी सी की गुडविल है, उसको उसके शेयर के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्योंकि रिपीट हो गया तो पहले बता चुका हूँ, तो 1 लाख आ जाएगा। सो ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के MCQs। नेक्स्ट MCQs बहुत जल्द में लेके आऊँगा, आप इनको तैयार रखो, पढ़ के रखो और देखो आपको कितना कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।